एक डाइपोल था, डाइपोल में हम क्या करेंगे कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये था माइनस क्यू और ये था प्लस क्यू, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट था जिसको हमने बोल दिया था ओ। सेंट्रल पॉइंट से एक पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस आर है। और ये जो डाइपोल है, डाइपोल की टोटल जो लेंथ है वो हम 2a लेते हैं, ताकि सेंट्रल पॉइंट से जब आधा आधा करना पड़े तो ए और ए हो जाए, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, बराबर बराबर डिस्टेंस है। उसके बाद हमने जो पॉइंट्स बताए थे, ये माइनस क्यू जो है इसको बोल दिया था पॉइंट ए, और ये प्लस क्यू ये पॉइंट बी पर लोकेटेड है। ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ये तो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये आर हो गया, ये ए हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से ही ये वाली वैल्यू हो गई, ये भी सेम हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हमने डेरिवेशन करा है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और यहाँ पर मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर कोई एंगल लेना वो मुझे समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके हम कंपोनेंट्स को स्प्लिट करते हैं, स्केलर के कंपोनेंट्स को स्प्लिट नहीं करते। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ लिख दीजिए, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ scalar quantity, so electric potential due to, एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू at point P is given as V is equal to V1 plus V2, V is equal to V1 plus V2। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर नहीं आता, डिनोमिनेटर में बस आर आ जाता है, ठीक है ना। तो और आर क्या है कि जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ वहां से चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो मैं पॉइंट पी पर निकालना चाह रहा हूँ, तो माइनस क्यू की वजह से जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर निकालूंगा तो उसको मैंने बोल दिया V1, प्लस क्यू की वजह से जो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा पॉइंट पी पर उसको मैंने बोल दिया V2। तो आप ये देखिएगा V1 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर। अब Q जो है वो यहाँ पर माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू, और आर क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद में फिर अगला देखेंगे कि प्लस, अब V2 क्या है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर लिख रहा हूँ नीचे, प्लस 1/4πε0, ये वाला चार्ज कितना है बेटा, प्लस क्यू, तो प्लस का क्यू अपॉन, और डिस्टेंस सेम है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये पूरा टर्म नेगेटिव वाला है और ये पूरा टर्म पॉजिटिव वाला है, तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an equatorial point of a dipole is always equal to 0। ये 0 के बराबर होता है। बताइए जी, समझ गए? सभी को इतना समझ में आ गया? आर्श, अभिनव, Yes, sir. Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. आर्यन, Yes, डिग्गर, sir. दृष्टि, एकांश, ईशान, कनिष्का, प्रवीण, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. त्यागी, श्रुति शर्मा, वंशिका, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, जी, sir. चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने किसी भी पॉइंट पर हमने निकालना चाहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी एक्सिस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहूँ यहाँ किसी पॉइंट पर, वो मैं निकाल चुका हूँ लास्ट क्लास में। अब अगर उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैं निकालना चाहूँ तो वो मैंने अभी निकाल लिया, 0 होता है। हम ये कहें कि क्या कोई एक ऐसा जनरल एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कहीं पर भी आप एक्सिस पर ना रखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पर ना रखो, कहीं और रखो, ठीक है, और वो कुछ ऐसा रिलेशन हो कि वो इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता हो। मतलब ये दो अलग अलग डेरिवेशन ना करके आप कोई एक जनरल डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे कि हम ये जानते थे कि अगर मान लीजिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये देखा था कि भाई एक तो जो सीक्वेंस कोई बनता है या कोई जो सीक्वेंस बनता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये दो दो के कॉमन डिफरेंस वाला एक एपी बन गया। तो हम ना उससे अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि 10वीं या 20वीं टर्म कौन सी होगी, 10th टर्म या 20th टर्म कौन सी होगी, तो हम बता सकते हैं। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। फिर हमने ना एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो अलग तरीका है, एक्सियल पॉइंट के लिए निकालना है तो आप अलग तरीके से कर रहे हो। ठीक है, कोई एक जनरल मेथड निकालिए। ठीक, तो वो जनरल एक्सप्रेशन के लिए देखिएगा कैसे करेंगे। देखो, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी electric potential at any general point due to a dipole। at any general point due to a dipole। अब देखिएगा, ना तो मैं इक्वेटोरियल पॉइंट लूंगा ना मैं एक्सियल पॉइंट लूंगा, उसके अलावा कोई और पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, या डायग्राम इधर बनाएंगे। यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स लिखवाता हूँ, नोट करिएगा। कंसिडर an electric dipole consisting of 2 point charges consider an electric dipole consisting of consisting of 2 point charges minus q and plus q and separated by a distance 2a, minus q and plus q and separated by a distance 2a। Next point, we wish to determine the potential at a point capital P we wish to determine the potential at a point capital P
at a distance small r from the center capital O at a distance small r from the center किसका डाइपोल का सेंटर from the center capital O the direction OP making an angle theta comma the direction OP making an angle theta with the dipole moment small p vector इतना नोट करें और इतना नोट करने के बाद में अब एक डाइपोल बना लेते हैं डाइपोल ऐसे ही जैसे यहाँ पर बनाया माइनस क्यू और प्लस क्यू और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लिया हमने 2a ठीक है इधर देखिएगा माइनस क्यू प्लस क्यू ये सेंटर हो गया O यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस स्मॉल a और यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस ये भी स्मॉल a यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट P पॉइंट P ले लेते हैं और पॉइंट P जो है अच्छा और माइनस क्यू से प्लस क्यू बाई कन्वेंशन होता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है ना डाइपोल मूवमेंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता है बता रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ऐसे ही डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा होता है तो ये डायरेक्शन जो है पी वेक्टर की डायरेक्शन वो ये होगी यहाँ दिखा देते हैं पी वेक्टर ऐसे इस तरफ जाता हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ और जो ये ओरिजिन है ओरिजिन से ये जो पॉइंट कैपिटल पी है इसका डिस्टेंस है आर तो अब क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो एक एंगल पर है ना तो इसको डिस्टेंस ना बोलकर डिस्टेंस वेक्टर बोल देंगे और ये वाला एंगल है थीटा क्या दिया है द डायरेक्शन ओपी ओपी ये जो डायरेक्शन है ये जो डायरेक्शन है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर तो ये जो डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर ये इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है बताइए जी इतना क्लियर है इतना क्लियर है सभी को बताइए Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अब आगे चलते हैं अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो माइनस क्यू है और ये जो प्लस क्यू है इसको भी जरा जोड़ते हैं पी से माइनस क्यू को जोड़ा डॉटेड लाइन से और प्लस क्यू को भी जोड़ दो तो डॉटेड लाइन से जोड़ दो तो ये एट एन एंगल है जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है एट एन एंगल है तो मैं इसको बोल दूंगा बेटा r1 वेक्टर और इसको बोल दूंगा r2 वेक्टर r1 वेक्टर और r2 वेक्टर ये बोल दिया हमने अब देखिएगा और ये वाला पॉइंट है हमारा A और ये वाला पॉइंट है B चलिए अब है net potential at point capital P due to the dipole is therefore net potential at point capital P due to the dipole अभी अभी करा मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट वाला तो इक्वेटोरियल पॉइंट में भी मैंने ये देखा था डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं एक माइनस क्यू होता है प्लस क्यू होता है माइनस क्यू की वजह से जो हमारा पोटेंशियल बना था उसको मैंने बोल दिया था V1 तो V1 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस ठीक है और ये जो V2 था ये क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस तो यहाँ क्या होगा यहाँ पर भी यही चीज है क्योंकि पोटेंशियल ही तो निकाल रहा हूँ तो
जो नेट पोटेंशियल, नेट मतलब टोटल पोटेंशियल, वो हो गया बेटा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस Q अपॉन R1। ठीक, और इस वाले की वजह से अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस, इसको लिख देंगे R2। ठीक है, तो V1 प्लस V2 वही टोटल पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, टोटल पोटेंशियल मतलब नेट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और जो R है वो क्या है, चार्ज के बीच की और पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसके बीच की जो दूरी है। ठीक है, देखिएगा अब क्या करेंगे, V is equal to, therefore V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, माइनस Q अपॉन R1, माइनस Q अपॉन R1। चलिए ये हो गया, प्लस V2 क्या है, इस वाले चार्ज की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस का Q अपॉन R2। अब एक काम करो, यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है, मैंने कॉमन ले लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बचेगा बेटा -1/R1 प्लस 1/R2। एक काम करो एलसीएम ले लो अंदर, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे तो R1 R2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -R2 और ये हो जाएगा +R1, तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ R1 -R2। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? भाई -R2 प्लस R1 लिखो या R1 -R2 लिखो, एक ही तो बात है। ठीक है, -2 + 4 लिखेंगे तो भी +2 आएगा, और +4 -2 लिखेंगे तो भी +2 आएगा। तो जब दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में अलग अलग होती हैं तो एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे, तो R2 को इससे मल्टीप्लाई करा -1 से तो क्या आ गया -R2, R1 को +1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया प्लस का R1। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद एक काम करेंगे, देखिएगा अब ना, हमने मैथ्स में कंस्ट्रक्शन बहुत करी है तो जरा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये पॉइंट P जो है, जब हम जनरल पॉइंट के लिए निकालते हैं तो जनरल पॉइंट के लिए हम जो पॉइंट लेते हैं ना वो बहुत ज्यादा दूरी पर ले लेते हैं, कि कोई एक बहुत ज्यादा दूरी पर एक पॉइंट रखा हुआ है, डाइपोल की वजह से उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा ये बताना है। मैंने क्या करा, मैंने ये जो पॉइंट B है ना, यहाँ से इस पर AP पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ऐसे करिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, और इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिखिएगा drop a perpendicular from B to AP and mark its foot as कैपिटल C। ये जो इसका फुट है ना, इस पॉइंट को कैपिटल C बोल दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेढ़ी सी फिगर बन रही है ना, ये जो टेढ़ी सी फिगर बन रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फिगर को कुछ ऐसा कर लिया जाए जो मेरे समझ में आ जाए। ठीक है, अब मेरे समझ में क्या आएगा, मेरे समझ में तो दो चीजें आएंगी जो मैं कर चुका हूँ। एक तो एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, कि अगर इस डाइपोल की एक्सिस पर ही मुझे पोटेंशियल निकालना होता तो मैं निकाल लेता, या फिर इसको कुछ ऐसा बना दो कि अब अगर ये वाली फिगर देखी देखें PCB, तो ये वाली फिगर कुछ ऐसी बन गई जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल की फिगर थी। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर यहाँ पर इसीलिए परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से एक कहानी होगी, जरा देखिएगा। अब क्या होगा, अब मेरा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाएगा, और मुझे ये समझ में आता है, साफ साफ दिखाई देता है इस फिगर को देखकर कि ये जो R1 वाला डिस्टेंस है जरा ज्यादा है और ये जो R2 वाला डिस्टेंस है ये कम है। तो ये जो गैप बचा ना, ये गैप क्या होगा, R1 माइनस R2, ये वाला गैप, तभी तो ये वाली दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी। बताइए समझे कि नहीं?
हम ये कहेंगे कि ये जो AC डिस्टेंस है ये क्या हो गया R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। बताओ हर्ष क्लियर है? एकांश, ईशान, दृष्टि, कनिष्का, Yes, sir. वंशिका, प्रबल, आर्यन डिग्गल, Yes, Yes, आदित्य। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, अभिनव समझ रहे हो? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो बस एक छोटी सी चीज और है, वो जरा एज्यूम करके देख लो, है ना? फिर इसमें कुछ नहीं है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आगे हो जाएगा बड़े आराम से। मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं जनरल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी ये कहती है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर लेकर आता हूँ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ। एक पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, लगभग लगभग इंफिनिटी के बराबर होता है, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। अब आप ये सोचो कि अगर मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है R, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है जो पॉइंट P बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो मैं ये कहूंगा ये वाले डिस्टेंसेस जो है ना वो लगभग लगभग बराबर है। और जब वो बहुत ज्यादा दूरी पर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारा OP और AP ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर कभी भी कोई दो लाइंस मिलती नहीं है, पहली चीज तो ये है, ठीक? ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल लाइंस कभी भी कहीं पर मिलती नहीं है, तो मैं इसीलिए एग्जैक्टली ना बोलकर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। हम ये कहेंगे सिंस पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, since point P is far away from the dipole, so OP is approximately parallel to AP। और जब ये OP और AP अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो गए तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला एंगल भी थीटा बोल सकता हूँ, फिर मैं ये वाला एंगल भी थीटा बोला जा सकता है, ठीक है? जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक? तो देखिए ये एक अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन है, और एजम्पशन जो है वो ऐसी फर्जी एजम्पशन नहीं ले रखा है। एजम्पशन भी कुछ सोच समझ कर लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट वाला लेते हैं हम, ठीक है? तो हम जब एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो जनरल एक्सप्रेशन में हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, तो जब वो बहुत ज्यादा दूर है तो मैं ये कह दूंगा कि ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली इस एंगल के इक्वल हो गया। और जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो मैं ये कहूंगा इन ट्राइंगल BCA, so इन ट्राइंगल BCA मैं दो काम करूंगा यहाँ पर, हम cos थीटा sin थीटा निकाल सकते हैं। अभी sin थीटा जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो cos थीटा निकालूंगा। देखो क्यों मैं cos थीटा निकालता हूँ पहले, अभी क्यों वो आप अभी समझ जाएंगे। cos थीटा क्या होगा, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जो साइड बचती है दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है? तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB, AC अपॉन AB। वैल्यू डालो, cos थीटा इज इक्वल टू ये जो AC है, AC क्या है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और जो AB है, AB क्या है पूरी लेंथ 2A, ये 2A हो गया। आगे ना इस तरफ कर रहा हूं मैं, तो यहाँ से R1 माइनस R2 आ गया 2A cos थीटा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2A cos थीटा।
r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा। और जब मैंने बोला कि पॉइंट P जो है वो बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो हम ये कहेंगे r1 is approximately equal to r2. It implies that r1 is approximately equal to r2 is approximately equal to r। हमने कहा जब इतनी दूरी पर है तो ये r2 हो गया, ये r हो गया और ये r1 हो गया, लगभग लगभग बराबर है करीब। So it implies that r1 into r2 is equal to r into r, क्योंकि जब दोनों ही इक्वल है और r के बराबर है तो ये हो गया r स्क्वायर, इसको r स्क्वायर बोल देंगे। ये करा क्यों है? क्योंकि मुझे r1 माइनस r2 की वैल्यू चाहिए और मुझे r1 r2 की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हो गई 2a cos थीटा और ये वैल्यू हो गई r स्क्वायर। Put these values in equation 1. Put these values in equation 1. इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा v is equal to q upon 4 pi epsilon naught, r1 minus r2 की जगह डाल दो 2a cos थीटा अपॉन r1 r2 की जगह डाल दो r स्क्वायर। चलिए जी, अब v is equal to हो गया q मल्टीप्लाइड बाई 2a इंटू cos थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। तो q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसकी जगह आप लिखिए p। p ये डाइपोल मोमेंट। तो v इज इक्वल टू p cos थीटा अपॉन 4 pi epsilon नॉट r स्क्वायर। अब एक चीज दिखाई देती है कि ये जो हमारा p है, ये p तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, p एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वही एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल तो नहीं हो सकती। और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज द रेशो, नीचे वाली जितनी भी टर्म्स है सारी की सारी कांस्टेंट है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल नहीं आ सकती। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है। तो एक काम करते हैं, ये जो p है ना, ये p एक वेक्टर है, हमें मालूम है, और ये जो डिस्टेंस वेक्टर मैंने निकाला है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस वेक्टर बोलते हैं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं जबरदस्ती यहाँ पर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूंगा और r से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अभी बताता हूँ। v इज इक्वल टू p r cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो यहां तक जो है, यहां तक वैसे तो आ चुका है ये, यहाँ तक वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जनरल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ये प्रूव हो चुका है। लेकिन हम जरा इस चीज को थोड़ा सा फिजिकल बनाते हैं कि एक स्केलर जो है वो वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं एक वेक्टर मेरे पास p है, एक वेक्टर मेरे पास r है। अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मतलब होता है ab cos थीटा। तो इसका मतलब ab cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, डॉट का मतलब बेटा डॉट प्रोडक्ट, अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर है तो उसको ab cos थीटा लिखते हैं। तो उल्टा भी तो ट्रू होगा कि ab cos थीटा लिखा हुआ है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखा जा सकता है। उसी तरह से जब p r cos थीटा लिखा है तो इसको p वेक्टर डॉट r वेक्टर लिखा जा सकता है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? वैसे ही चुप बैठे हो सारे बच्चे। यस सर। एक ही को समझ में आ रहा है, बाकी सारे जो है गायब है। sir. बाकी सबको Yes, sir. Yes, sir. आर्यन ढींगरा की आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। किधर है आर्यन? सर। आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। चलिए तो आगे चलते हैं। पी आर cos थीटा को मैंने लिख दिया p वेक्टर डॉट r वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और अपॉन में लिख दो r क्यूब, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो वेक्टर साइन दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा याद रखना कि जब कभी कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो हमेशा स्केलर आता है।
तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर आएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती ही है। बताइए जी, क्लियर सभी को? चले आगे। यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो आगे चलते हैं। ये आपके डेरिवेशन हो गए दोनों, एक इक्वेटोरियल पॉइंट वाला और एक हो गया जनरल पॉइंट का। अब आगे चलेंगे, अगला नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये मिटा दो बेटा, नोट कर लिया सबने तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और बहुत सारे चार्जेस की वजह से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ किसी एक सिंगल पॉइंट पर, तो कैसे निकालेंगे? भाई एक बात बताओ, हमने अभी डाइपोल देखा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं? दो चार्जेस होते हैं। तो एक चार्ज हो गया माइनस क्यू, एक चार्ज हो गया प्लस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, उसको मैंने बोल दिया था V1, और प्लस क्यू की वजह से निकाला था, उसको बोल दिया था V2। तो V1 प्लस V2 करा तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब है मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि अब मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस ना होकर बहुत सारे हैं, यानी कि n पॉइंट चार्जेस हैं। n पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि एक 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 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते चले जाओ, सबको टोटल कर दो, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो नोट करेंगे यहाँ पर आप कि सपोज n पॉइंट चार्जेस, बेटा ये वाला नोट कर लिया हो तो मिटा दूं ये वाली साइड भी? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. मैं मिटा रहा हूं उधर से, ठीक है? सपोज कैपिटल M पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। सपोज n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 dot 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 till Qn are located at distances, are located at distances R1 R2 R3 dot 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 till Rn from a point कैपिटल P, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज शोन, इसका एक डायग्राम बना रहे हैं n पॉइंट चार्जेस का। यहां पर पॉइंट P है, यहां पर चार्ज हो गया बेटा Q1, यहां पर हो गया Q2, यहां पर हो गया Q3, यहां पर हो गया Q4 और यहां पर हो गया Qn। दे आर लोकेटेड एट डिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 and dot 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 till Rn
ठीक है। जो Q1 चार्ज है वो R1 डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट P, जो Q2 है वो पॉइंट P से R2 पर है, जो Q3 है वो R3 डिस्टेंस पर है, और जो Q4 है वो R4 डिस्टेंस पर है। सिमिलरली जो nth चार्ज है Qn वो Rn डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। नाउ electric potential at point P. Now electric potential at point P due to charge Q1 is सीधी सीधी बात है, मैं Q1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और डिस्टेंस कितना है R1, Q1/R1। तो इसको बोल देंगे V1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। Similarly, electric potentials Similarly, electric potentials at point capital P due to other charges will be V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2. V3 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q3 upon R3, and like this Vn is equal to 1/4 pi epsilon naught Qn upon Rn. Q1 upon Rn. फिर इस तरफ कर रहा हूं, नोट करेंगे एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी as electric potential is a scalar quantity as electric potential is a scalar quantity, so the total potential at point P so the total potential मतलब net potential at point P is given as V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn। ये हो गया, ठीक है। तो V is equal to V1 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R1। मैं ये जानता हूं कि हर एक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो एडिशन में उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन करके लिख लीजिए, एक बार कॉमन लेकर शुरुआत में ही लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर पहले में आ जाएगा Q1/R1, दूसरे टर्म में आ जाएगा Q2/R2, तीसरे में Q3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले में Qn/Rn, ये आ जाएगा। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? लास्ट तक दिखाई दे रहा है उधर? Yes, sir. ठीक है। अब आप ये देखिएगा,
ये हर टर्म में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर 1 Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, Qn Rn, और सब में कॉमन टर्म आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पर समीशन वाला फंडा लगा दूंगा। देखिए B हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N QI अपॉन RI। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या करा, I इज इक्वल टू 1 टू N ले लिया, तो अगर मैं पहला टर्म लूंगा तो I की जगह मैं 1 डाल दूंगा, तो Q1 अपॉन R1 हो जाएगा। और ये बड़ा सा जो सिंबल लगा हुआ है सिग्मा जिसको बोलते हैं, दिस इज फॉर समीशन। समीशन मतलब एडिशन, मतलब प्लस अगला टर्म क्या आएगा, I की वैल्यू 2 डाल दो Q2 अपॉन R2, प्लस अगला टर्म क्या आएगा, I की वैल्यू 3 डाल दो Q3 अपॉन R3, प्लस अगला टर्म I की जगह 4 डाल दो Q4 अपॉन R4, और ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म विल बी Qn अपॉन Rn। ये सभी को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसको मुझे पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे करूंगा, आप एक लाइन और लिखिएगा, इफ R1 R2 R3 R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर एंड डॉट 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 Rn वेक्टर be the position vectors of the charges, be the position vectors of n charges। ये जो n charges हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल then electric potential at point capital P, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, whose position vector is r vector, whose position vector is r vector, कि जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। समझ गए? मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उसमें अगर पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में अगर वो मेरे को दे रखा है, मतलब इसका भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दे रखा है, इसका भी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन, और जो पॉइंट पी जिस पोजीशन पर है उसका भी डायरेक्शन, अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा होता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी है। ठीक है ना? तो उस केस में ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिएगा क्या, इन दैट केस मैं यहां पर लिख रहा हूं, in this case V is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma I is equal to 1 to capital N Qi upon Ri vector minus R vector। ठीक है ना? जो डिस्टेंस निकाला जाएगा वो डिस्टेंस निकाला तो P के रिस्पेक्ट में ही जाएगा ना, तो P का पोजीशन वेक्टर आपने सम के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, जैसे पहला चार्ज है उसका R1 वेक्टर है तो R1 वेक्टर में से R वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो, दूसरा R2 वेक्टर में से R वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो, फिर R3 वेक्टर में से R वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो, तो P और चार्ज Q1, P और चार्ज Q2, P और चार्ज Q3, इन सब के बीच में जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो निकलता चला आएगा। बताइए जी, क्लियर है ना सबको? सभी को क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. चलिए जी, ये करने के बाद में अगला नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ continuous charge distribution. जैसे अभी अभी मैंने देखा, तो अभी अभी मैंने ना पॉइंट चार्जेस की बात करी। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है कि किसी किसी 1 2 3 4 या n लोकेशंस पर हमारे पास चार्जेस जो है वो लोकेटेड है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि या तो किसी लाइन के अलोंग चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब फैला हुआ है, कि उस लाइन पर किसी भी जगह पर आप चेक करेंगे तो बराबर आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई एक एरिया है, उस एरिया में चार्ज पूरी तरीके से फैला हुआ है, ठीक। या फिर कोई एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे पहले जो देखा था वो था पॉइंट चार्जेस, मतलब किसी किसी 1 2 3 4 या n पॉइंट्स पर चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं तो पॉइंट चार्जेस जो है वो, क्योंकि हमारे पास फिक्स क्वांटिटी है कि मान लो 10 पॉइंट चार्जेस हैं या 20 हैं या 50 हैं, तो हमारे पास फिक्स क्वांटिटी है कि इतने पॉइंट चार्जेस, तो उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस। समझ रहे हैं? डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, उनको बोलेंगे डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर लाइन की बात करें तो लाइन में चार्ज एक लाइन के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है। सरफेस के अलाउंग चार्ज पूरे सरफेस पर, पूरे एक एरिया में चार्ज बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है या एक क्यूबॉइड है या एक कोन है, उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। ये चीज सभी को क्लियर है ना? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। चलिए, Yes, sir. ठीक है, तो नोट करेंगे आप इसमें if r vector is the position vector if r vector is the position vector if r vector is the position vector of point capital P of point capital P, then electric potential at P due to continuous charge distribution is given as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से क्या दे रखा होता है, V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, एक चीज थ्योरेटिकली हमने समझ ली कि पॉइंट चार्जेस, यानी कि जब पॉइंट चार्जेस अलग अलग पोजीशंस पर पॉइंट में, मतलब जैसे कि अलग अलग पॉइंट्स पर चार्ज लोकेटेड हो, तो जब अलग अलग पॉइंट चार्जेस होते हैं विच कैन बी काउंटेड ऑन माय फिगर्स, जैसे कि 10 चार्ज हो गए, 20 चार्ज हो गए, 50 चार्ज हो गए, उनको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्जेस। और जब चार्ज किसी लाइन के अलाउंग, किसी सरफेस के अलाउंग या किसी वॉल्यूम में फैला हुआ होता है या भरा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैथमेटिकली, ये तो थ्योरेटिकल डिफरेंस हो गया दोनों में, मैथमेटिकली दोनों में अंतर क्या होता है कि बेटा यहाँ पर हम लगाते हैं ये समेशन का साइन, यानी कि यहाँ पर एडिशन होता है जस्ट लाइक अ सीरीज, जैसे कि एक एपी में एक सीरीज होती थी, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक। तो यहाँ पर तो वैसे एडिशन होता है, लेकिन मैथमेटिकल अंतर क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि यहाँ एडिशन ना होकर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना अंतर आएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dq अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड। दिमाग में ये आता है कि यहाँ तो ri माइनस r बताया था, यहाँ पर r माइनस ri बता रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मॉडुलस लगा दिया। चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, मैं तो वैल्यू पॉजिटिव वाली लेने वाला हूँ, इस वजह से एक मॉडुलस लगा दिया यहाँ पर। बताइए जी, ये तो क्लियर है ना? इसमें हमें कुछ समझना नहीं है, बस ये समझ लीजिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है
ये अलग-अलग पॉइंट्स पर नहीं रखे हुए चार्जेस, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो मैं एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, सारे पॉइंट्स पर चार्ज फैले हुए हैं, तो वो छोटे-छोटे जो पॉइंट्स पर चार्ज फैले हुए हैं, वो छोटे-छोटे चार्जेस हो गए डीक्यू। और जब छोटे-छोटे चार्जेस को मैं पूरे एरिया के लिए या पूरी लेंथ के लिए या पूरे वॉल्यूम के लिए जब मैं सम अप करूँगा, तो दैट समेशन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें मैथमेटिकल डिफरेंस ये है। अच्छा, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके कराना चाह रहा हूँ। आज अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो रात को 9 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ फिजिक्स की? सर आज ना आज ट्यूशन है सर केमिस्ट्री की 9 to 10. 9 to 10 है। कल? सर कल अब सैटरडे तक 9 to 10 है मेरी. नहीं, कल फ्राइडे है ना? सर रोज होती है। सर थर्सडे टू सैटरडे मेरी 9 to 10 होती है. थर्सडे टू केमिस्ट्री की सैटरडे 10 होती है। चलिए ठीक है, फिर किसी और दिन लेते हैं। ठीक है, मतलब हम शुरुआत के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में अगर चाहें तो एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं 9 to 10 वाले स्लॉट में। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर. किसी और बच्चे को नो प्रॉब्लम. किसी और No, sir. अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन नाइट में रख लूं, किसी भी एक दिन इन तीनों में से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? No, sir. चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इसको यहीं तक इतना ही करके छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास पे परसों ही लेते हैं आपकी। थैंक यू सर. चलिए जी, ओके, सर नमस्ते। नमस्ते।